हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी। तो लास्ट लेक्चर में हमने यही किया था, ठीक है। तो टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था, उसमें हमने हैमिल्टोनियन को एग्जैक्ट हैमिल्टोनियन प्लस सम पर्टर्ब्ड टर्म, पर्टर्बेशन या फिर डेविएशन जो टाइम पे डिपेंड करेगी, ठीक है, उसके बराबर रखा था टोटल हैमिल्टोनियन को। अब यहाँ पे अब हम एक्स्ट्रा क्या करने वाले हैं, हमने जब लास्ट लेक्चर में किया तो हमने सिर्फ ये बोला कि ये टाइम पे डिपेंड कर रही है। हमने इसमें और कोई भी अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाई। अप्रोक्सीमेशन का मतलब है सडन अप्रोक्सीमेशन एंड एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन। एक इसमें अप्रोक्सीमेशन लग सकती है सडन अप्रोक्सीमेशन, सडन अप्रोक्सीमेशन, और जो दूसरी इसमें अप्रोक्सीमेशन हो सकती है वो है एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन, एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन। अब ये दोनों है क्या? सडन अप्रोक्सीमेशन का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लाइट है, ठीक है, और मैंने एकदम से स्विच ऑन किया तो लाइट एकदम से ऑन होगी, तो ये सडनली काम हुआ, ठीक है, टाइम के साथ जो चेंज हुआ, ठीक है, वो एकदम से हुआ, तो वो है सडन अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सडन अप्रोक्सीमेशन में एक तो लाइट की एग्जाम्पल मान सकते हो, दूसरी एग्जाम्पल है अगर हमारे पास एक 1D पोटेंशियल वेल है जिसकी लेंथ 0 से L है, ठीक है, और मैंने बोला एकदम से सडनली जो इसकी लेंथ है वो 0 से 2L हो गई, 0 से 2L हो गई, ठीक है, इसकी लेंथ सडनली डबल हो गई, ठीक है। तब यहां पे हमें सडन अप्रोक्सीमेशन लगानी है और हमें सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो एक तरह का क्या हुआ, एकदम टाइम, बिल्कुल शॉर्ट टाइम इंटरवल में इसकी जो लेंथ L थी वो लेंथ 2L हो गई। तो हमें सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करने हैं, वो सडन अप्रोक्सीमेशन से करेंगे, ठीक है। ऐसे ही दूसरी आती है हमारे पास एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन। एडियाबैटिक का मतलब है स्लोली एंड स्मूथली, ठीक है, इसका मतलब है स्लोली एंड स्मूथली। अब स्लोली एंड स्मूथली का क्या मतलब है, सेम चीज अगर हम इसकी एग्जांपल लें, हमारे पास एक 1D पोटेंशियल बॉक्स था, ठीक है, उसकी लेंथ 0 से L थी, फिर हमने क्या किया, धीरे धीरे उस लेंथ को L से 2L किया। धीरे धीरे करने का मतलब है इस वाली दीवार को धीरे धीरे 2L लेंथ तक लेके गए, 2L तक, ठीक है। लेकिन इस बार धीरे धीरे किया, इस टाइम पे क्या था, 0 से L थी, एकदम से 0 से 2L कर दिया, वो था सडन। लेकिन अब क्या हुआ, स्मूथली एंड धीरे धीरे हमने क्या किया, इसको 2L तक लेके गए, तो इसकी लेंथ 2L कर दी हमने, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन। तो उस केस में हमारा हम सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ गए होंगे क्या करना है। तो सबसे पहले हम एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन करते हैं। एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन, तो टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी में जब हमने कल जो लास्ट लेक्चर में किया था टाइम डिपेंडेंट, उसमें हमने बोला था कि इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाने की प्रोबेबिलिटी वो होती है मोड ऑफ माइनस ऑफ आयोटा बाई एच कट, फाइनल स्टेट v ऑफ t, इनिशियल स्टेट e रेस्ट बार आयोटा ओमेगा एफ आई टी डैश डी टी डैश, मोड का स्केयर, और साथ में यहां पे इंटीग्रल होता है 0 से लेके t तक का। तो ये हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की थी, ठीक है, मतलब फाइंड आउट नहीं की थी, हमने राइट डाउन ही की थी सीधी। ये प्रोबेबिलिटी थी टाइम डिपेंडेंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइम का फंक्शन आ रहा है। अब हमें क्या करना है कि रेट ऑफ चेंज, टाइम के साथ एकदम से कुछ चेंज हुआ, ठीक है, टाइम चेंज हो रहा है, तो टाइम के साथ हमारा ये कैसे वेरी करेगा वो चेक करना है। उसके लिए क्या करेंगे, हम इस चीज को ध्यान में रखेंगे। इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, ई रेस्ट पावर आयोटा ओमेगा एफ आई टी, मतलब टी डैश, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं इज इक्वल्स टू 1 बाय आयोटा ओमेगा एफ आई डी बाई डी टी, डी बाई डी टी ई रेस्ट बार आयोटा ओमेगा एफ आई टी, या फिर यहां पे टी डैश कर लो। तो इसको मैं ये लिख सकता हूं, क्योंकि अगर मैं इसको दोबारा से इस चीज को डेरिवेटिव करता हूं तो ये कांस्टेंट टर्म बाहर आएगी, इससे कैंसिल हो जाएगी, दोबारा से हमारे पास आंसर यही बनेगा। तो इसलिए मैं इस चीज को ये लिख सकता हूं, मैं यही सब्सटीट्यूशन यहां पे करूंगा, ठीक है। तो जब यहां पे सब्सटीट्यूशन करूंगा तो ये बनेगा इनिशियल से फाइनल स्टेट
मोड 0 से t माइनस आयोटा, इसको चाहे हटा लो क्योंकि मोड के अंदर है, 1 बाई एच कट साई फाइनल v ऑफ t डैश साई इनिशियल 1 बाय आयोटा ओमेगा एफ आई, चाहे यहाँ आयोटा रख लो क्योंकि कैंसिल ही होने वाला है, चाहे ना भी रखो मोड के अंदर है, दोनों आयोटा कैंसिल ही होंगे, इनटू डी बाई डी टी डैश ई रेस्ट पावर आयोटा ओमेगा एफ आई टी डैश, बाहर है हमारे पास डी टी डैश मोड का स्केयर। ठीक है, यहां से कांस्टेंट टर्म्स बाहर निकाल लेते हैं, ये आयोटा इस आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास ये बनेगा इनिशियल से फाइनल 1 बाई एच कट स्केयर ओमेगा स्केयर। मैं यहाँ पे एफ आई नहीं डाल रहा, ये अब आपको ऐसे ही याद रखना है कि एफ आई भी साथ में है, एफ आई का मतलब है फाइनल एंड इनिशियल। ठीक है, तो एच कट स्केयर ओमेगा स्केयर ये बाहर निकाल लिया मोड से। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगानी है। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो ये भी टाइम का फंक्शन है, ये भी टाइम का फंक्शन है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग जाएगी। एच कट भी बाहर निकाल लिया था तभी यहाँ एच कट स्केयर आया, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। तो ये बनेगा हमारे पास, मैं सिर्फ इसी को सोल्व कर रहा हूं, अंदर वाली टर्म को। ठीक है, मोड जो बाहर है सिर्फ अंदर वाली टर्म को सोल्व कर रहा हूं, तो अंदर वाली टर्म को सोल्व करेंगे तो बनेगा, ये बनेगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसको बोल दो फर्स्ट फंक्शन, इसको बोल दो सेकंड फंक्शन, तो बनेगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ठीक है, ये जाएगा हमारा 0 से t और ये इंटीग्रल भी 0 से t, ये बनेगा हमारा सिर्फ अंदर चीज का, मोड के जो अंदर है उसका इंटीग्रेशन किया है। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि t इक्वल टू 0 पे एकदम से स्विच को ऑन किया था, t एंड टाइम t इज इक्वल टू t। ठीक है, t इक्वल टू 0 पे एंड t इज इक्वल टू t पे v ऑफ t को हमने एकदम से ऑन किया था और इस टाइम पे उसको ऑफ कर लिया था। ठीक है, तो दोनों पे हमारा जो v ऑफ t आएगा वो दोनों केसेस में क्या आएगा, 0, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि 0 टाइम पे हमने इसको ऑन किया था अभी। ठीक है, तो उस टाइम पे वो 0 था। ठीक है, जस्ट ऑन किया, फिर यहाँ पे हमने फिर से इसे ऑफ कर लिया। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास v ऑफ t डैश 0 आएगा। तो एट द एंड्स, ठीक है, तो लिमिट्स पे हमारी ये जो फंक्शन है v ऑफ t ये क्या है, 0, तो इसको हम 0 मान के चल रहे हैं इस कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, बचेगा क्या हमारे पास, सिर्फ ये लास्ट दूसरी टर्म ये वाली, तो ये बचेगी माइनस ऑफ इंटीग्रेशन 0 से t d बाई डी टी एफ v ऑफ t डैश आई ई रेस्ट बार आयोटा ओमेगा t डैश डी टी डैश। ठीक है, तो ये हमारे अंदर वाली टर्म जो बच गए, तो फाइनली मैं लिख सकता हूं, जो मेरा फाइनल आंसर बनेगा, इसको मोड के अंदर ले जाओ। ठीक है, मैं यहीं पे चेंज कर रहा हूं क्योंकि मैंने यहां से लेके यहां तक की वैल्यू निकाल ली है, वो है ये। ठीक है, तो मैं अब इसी में पुट कर रहा हूं ये जो वैल्यू निकाल ली मैंने, तो ये हमारे पास d बाई डी टी फाइनल v ऑफ t डैश इनिशियल ई रेस्ट बार आयोटा ओमेगा t डैश डी टी डैश मोड का स्केयर। तो ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा जब हमारे पास टाइम की वेरिएशन होगी, या सडनली या फिर एडियाबैटिकली। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे एडियाबैटिक पे। ठीक है,
हमारा जो केस था वो था एडियाबैटिक का। एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन। एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन का मतलब है बहुत स्लोली एंड मतलब स्मूथली चेंज होना, ठीक है। तो हम ये मान के चल सकते हैं एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन में कि जो हमारा ये है डी बाई डी टी फाइनल वी ऑफ टी डैश साइन इनिशियल, ये बहुत स्लोली चेंज हो रहा है टाइम के साथ, बहुत स्लोली, मतलब एटलीस्ट आप क्या मान सकते हो, कांस्टेंट। तो इसलिए आप इसको जीरो बोल सकते हो इन द केस ऑफ एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। क्योंकि हमने उसकी डेफिनेशन ये बोली है स्लोली एंड स्मूथली, तो इसलिए हमारा ये जो डेरिवेटिव है टाइम के साथ जो चेंज है उसे हम अप्रोक्सीमेटली जीरो मान सकते हैं। अगर हम मान सकते हैं जीरो अप्रोक्सीमेटली, तो यहां पे पुट करेंगे हम, इस वाली वैल्यू में पुट करेंगे, तो यहां से हमारे पास बनेगा इनिशियल टू फाइनल टेंडिंग टू जीरो। इसका मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में वो नहीं जाएगा, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में वो नहीं जाएगा, वो उसी स्टेट में रहेगा, ठीक है। एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन में अगर आपका पार्टिकल किसी nth स्टेट में है t इक्वल टू जीरो पे, तो आफ्टर टाइम t वो फिर भी nth स्टेट में ही रहेगा, ठीक है। ये है एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन। लेकिन चेंज क्या है, चेंज ये है, ठीक है। एक तो ये पॉइंट याद रखना है फॉर द केस ऑफ एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन। इसी पॉइंट से मैं दो रिजल्ट्स निकालूंगा। पहला रिजल्ट तो ये है, मान लो कि टाइम t इक्वल टू जीरो पे, ठीक है, टाइम t इक्वल टू जीरो पे आपका वेव फंक्शन ये था साई साई n, और आपकी एनर्जी थी ई एन जीरो, ठीक है। मतलब टाइम t इक्वल टू जीरो पे nth एनर्जी थी आपकी nth स्टेट की। अब जब टाइम t हो गया तो आपका जो वेव फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा साई ऑफ n t इज इक्वल टू टी, या फिर टी डैश इक्वल टू टी ई एन टी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये एनर्जी टाइम का फंक्शन है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आफ्टर टाइम टी एनर्जी होगी वो nth स्टेट की ही होगी, ठीक है। आफ्टर टाइम टी एनर्जी हमारी nth स्टेट की होगी। इनिशियली भी हमारी nth स्टेट की एनर्जी थी, मतलब उसने स्टेट को चेंज नहीं किया, लेकिन nth स्टेट में तो आया, लेकिन ऑफ द न्यू हैमिल्टोनियन, ठीक है। इनिशियली अगर आप इस चीज को और ध्यान से समझना चाहो तो इसके हम एग्जांपल सोच सकते हैं कि मान लो कि हमारे एक हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ठीक है। हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या हुआ, 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर में हमें पता है कि हैमिल्टोनियन क्या होता है, वो होता है हमारे पास पी स्क्र बाई 2m प्लस हाफ के एक्स स्क्र। अब मैंने क्वेश्चन में बोल दिया कि हमारा जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो वेरी स्लोली एंड स्मूथली उसको चेंज किया हमने k से 3k पे, पहले k था उसको 3k कर दिया, स्लोली एंड स्मूथली, मतलब एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन। तो जब सिर्फ ये था, इस केस में हमारी एनर्जी थी n प्लस हाफ एच कट ओमेगा, ठीक है। अब क्या होगा जब एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन लग गया, ठीक है, तब आपका हैमिल्टोनियन चेंज हो चुका है। चेंज हो चुका है तो मतलब है अब आपका हैमिल्टोनियन है पी स्क्र बाई 2m प्लस हाफ इंटू 3k एक्स स्क्र। हैमिल्टोनियन चेंज हो चुका है। अब आपकी जो एनर्जी होगी वो ई डैश हो जाएगी आफ्टर टाइम टी, ठीक है। टी टाइम बाद ये k से 3k हो गया, तो आफ्टर टाइम टी आपकी एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। एनर्जी चेंज होगी लेकिन nth स्टेट में ही, ठीक है, nth स्टेट में ही आपका पार्टिकल रहेगा, तो ये बनेगा n प्लस हाफ एच कट ओमेगा डैश। आपका पार्टिकल इनिशियली nth स्टेट पे था इस हैमिल्टोनियन के कारण, आपका पार्टिकल फाइनली भी nth स्टेट में ही रहेगा, ठीक है, आफ्टर द एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन। तो आप समझ गए होंगे कि एडियाबैटिक थ्योरम है क्या, कि अगर आपका पार्टिकल nth स्टेट में है तो वो बाद में न्यू हैमिल्टोनियन में भी वो nth स्टेट में रहेगा, ठीक है। या फिर अगर आपका पार्टिकल इनिशियली ग्राउंड स्टेट में है ओल्ड हैमिल्टोनियन में, तो आफ्टर द एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन वो हमें दोबारा ग्राउंड स्टेट में रहेगा लेकिन न्यू हैमिल्टोनियन में आफ्टर द एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो हम इसके एग्जांपल भी करेंगे, लेकिन अब हम करते हैं पहले सडन अप्रोक्सीमेशन। तो जो सडन अप्रोक्सीमेशन है
सडन अप्रोक्सीमेशन, वो चीज़ पहले ही बता चुका हूँ, एकदम से लाइट ऑन की तो टाइम नहीं लगा, एकदम से रैपिडली काम हुआ, ठीक है, रैपिडली जो v ऑफ t है उसमें चेंज आया, तो वो है हमारा डेविएशन में एकदम से चेंज आया टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो है हमारा सडन अप्रोक्सीमेशन। तो सडन अप्रोक्सीमेशन में आपको सिर्फ एक फॉर्मूला ही याद रखना है आंसर निकालने के लिए, ठीक है। सडन अप्रोक्सीमेशन का मैं मतलब समझा चुका हूँ कि एक 1D वैल्यू होगा जिसकी लेंथ 0 से L होगी और सडनली उसकी लेंथ 0 से 2L कर दी, तो हमारा पार्टिकल किस स्टेट में रहने की उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास 1D पोटेंशियल वेल है, मान लो कि इनिशियली पार्टिकल इस सिस्टम में ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है, लेंथ को आपने एकदम से 0 से 2L कर दिया, तो जैसे 0 से 2L किया तो अब आपसे पूछा जाएगा कि अब सडनली जब 0 से 2L किया तो पार्टिकल की ग्राउंड स्टेट में रहने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। फिर आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेकंड में जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो सडन अप्रोक्सीमेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी आपको सीधा इसमें याद ही रखना है, जो प्रोबेबिलिटी होगी फॉर द केस ऑफ सडन अप्रोक्सीमेशन वो होगी हमारे पास फाई एम, एम है हमारी कोई भी डिफरेंट स्टेट, ठीक है, साई एन मोड का स्क्वायर। इस चीज का मतलब है कि पार्टिकल इनिशियली nth स्टेट में था, बाद में वो mth स्टेट में जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, इनिशियली इसमें था, इसमें जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसका मोड का स्क्वायर कर दो तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो आपको सिर्फ इसमें एक फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो अब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं जिससे आपको समझ आएगा एडियाबैटिक को कैसे डील करना है और सडन को कैसे डील करना है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पर, तो जो हमारे पास ये क्वेश्चन है इसमें हमें t लेस देन 0 पे 0 से a लेंथ दे रखी है, 0 से a लेंथ, ठीक है, 1D बॉक्स की t लेस देन 0 पे, और हमें बोला कि हमारा सिस्टम ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है। बाद में स्लोली एंड स्मूथली हमारी जो विड्थ हो गई वो हो गई 0 से 8 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब उसने बोला कि हमारे पास जो न्यू एनर्जी होगी वो क्या होगी, वेव फंक्शन जो बनेगा न्यू वो क्या होगा, वर्क डन, क्योंकि हमने विड्थ को a से 8a कर दिया, उसमें इस प्रोसेस में जो वर्क डन लगेगा वो कितना होगा। तो जब उसने लिख दिया स्लोली एंड स्मूथली तो आप मान सकते हो कि ये हमारी एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन है। एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन में हमें पता है कि इनिशियली जिस स्टेट में पार्टिकल होता है फाइनली भी उसी स्टेट में पार्टिकल रहेगा, तो इनिशियली ग्राउंड स्टेट में था तो फाइनली भी हमारा ग्राउंड स्टेट में ही रहेगा। इनिशियली हमें पता है कि 1D बॉक्स के लिए जो एनर्जी होती है वो होती है n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाय 2ma स्क्वायर, लेकिन ग्राउंड स्टेट में है तो मैं बोल सकता हूँ कि इस केस में जो एनर्जी होगी वो होगी पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाय 2ma स्क्वायर। जब 8a लेंथ हो गई तब हमारी जो एनर्जी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, अगेन पाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 1 आएगा n की वैल्यू, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में था ग्राउंड स्टेट में ही रहेगा, एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन, पाई n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाय 2ma स्क्वायर। अब a कितना है हमारा 8a, ठीक है, n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाय 2ma स्क्वायर। ये हमारी न्यू एनर्जी है, ये हमारी ओल्ड एनर्जी थी, लेकिन रहेगी ग्राउंड स्टेट में क्योंकि वहां पे लिखा है स्लोली एंड स्मूथली, मतलब एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन। हमारा जो वेव फंक्शन था इनिशियली वो क्या था, √2/L, इसको हम यहां लिखते हैं, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन है वह है √2/a साइन n की वैल्यू यहां 1 है तो πx/a। इसके कोरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन क्या होगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन होगा वो होगा साई डैश इज इक्वल टू √2/8a साइन πx/8a। तो ये हमारा न्यू वेव फंक्शन होगा, लेंथ की जगह सिर्फ और सिर्फ 8 टाइम्स कर देना है, ठीक है, a को 8 टाइम्स a कर देना है, ये हमारा न्यू वेव फंक्शन होगा, लेकिन ग्राउंड स्टेट में ही, क्योंकि यहाँ पे भी हमने n को 1 रखा है, यहाँ पे भी हमने n को 1 रखा है, क्योंकि होता है साइन n πx/a। अब n हमारा 1 था, अब उसने बोला है वर्क डन इन दिस प्रोसेस, ठीक है, दीवार ऐसे थी उसको स्लोली एंड स्मूथली 8a कर दिया, तो वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन सिंपली इज द डिफरेंस इन एनर्जी, तो डिफरेंस इन एनर्जी करेंगे
तो ये बनेगा पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2m a स्क्वायर 1/64 माइनस 1, तो ये बनेगा -63 बाई 128 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई m a स्क्वायर। तो दिस इज द वर्क डन इन दिस प्रोसेस। तो ये वर्क डन लगेगा ए लेंथ से 8a लेंथ करने में, ठीक है। सिर्फ क्या किया है, ई डैश माइनस ई किया है, ठीक है। तो अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास कि हमने क्या किया, ए लेंथ थी, हमने सडनली उसको 8a लेंथ कर दिया। अब कुछ ऐसा नहीं हुआ कि ऐसे ऐसा नहीं, धीरे धीरे नहीं, ये थी एकदम से ये हो गई 8a लेंथ हो गई। तो एकदम से जब हुई मतलब सडन अप्रोक्सीमेशन। यहां पे हमने साइन डैश लिखा था विच इज √2/8a साइन पाई एक्स बाय 8a। अब उसने हमें फर्स्ट पूछा है कि ग्राउंड स्टेट में रहने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हमें पता है कि सडन अप्रोक्सीमेशन में जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होगी, इनिशियल की स्टेट में थी psi1 स्टेट में, फाइनली भी psi1 डैश स्टेट में चलेगी, ठीक है। तो इनिशियली हमारी इसमें थी psi1 में, ठीक है, इस बॉक्स के लिए, फाइनली हमारी इसमें चलेगी psi1 डैश, इसके मोड का स्क्वायर। तो ये बता रहा है कि इनिशियली हमारी psi1 स्टेट में थी, था पार्टिकल, फाइनली हमारा psi1 डैश में चले गया, ठीक है। सिस्टम इसमें था, इसमें चले गया। इसकी प्रोबेबिलिटी के करने के लिए मोड का स्क्वायर करना है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिर्फ इतने चीज को फाइंड आउट करते हैं, psi1 डैश psi1। इसको फाइंड आउट करने के लिए वैल्यूज पुट करना है, कांस्टेंट टर्म्स बाहर निकाल लो, तो बनेगा 2/√8a, 0 से लेंथ a तक जाएगी, ठीक है, साइन पाई एक्स बाय 8a इंटू साइन पाई एक्स बाय a dx। ये फाइंड आउट करना है, इसके मोड का स्क्वायर करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक ये आप लोग कर सकते हो, लेकिन फिर भी 2 हम अंदर ले जाते हैं, इसकी वैल्यू 2ss, इट्स c माइनस सी, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो बनेगा cos पाई एक्स बाय a माइनस पाई एक्स बाय 8a माइनस कोस पाई एक्स बाय a प्लस पाई एक्स बाय 8a इंटू dx, ठीक है, इंटू dx। तो ये बनेगा हमारे पास 1/√8a 0 से a कोस, इसको इधर लेके जाएंगे तो बनेगा साइन कोस 7 पाई एक्स बाय 8a प्लस माइनस कोस 9 पाई एक्स बाय 8a dx। इंटीग्रेशन कर देंगे तो बनेगा 1/√8a, इसकी इंटीग्रेशन होगी साइन 7 पाई एक्स बाय 8a डिवाइड बाय 7 पाई बाय 8a माइनस इसकी इंटीग्रेशन होगी साइन 9 पाई एक्स बाय 8a डिवाइड बाय 9 पाई बाय 8a फ्रॉम 0 से a। ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास 1/√8a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दो तो ये बनेगा 8a बाई 7 पाई, a पुट करेंगे तो ये बनेगा साइन 7 पाई बाई 8 माइनस, क्योंकि 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर से अपर लिमिट यहां पुट करेंगे तो बनेगा 8a बाई 9 पाई साइन 9 पाई बाय 8a, सॉरी a से कैंसिल हो जाएगा, अपर लिमिट पुट कर रहे हैं यहां पे। ठीक है, इस चीज को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं,
ए से ए कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, यहीं पे अरेंजमेंट कर रहा हूँ, इस ए से ये कैंसिल और एक ये ए कैंसिल। ये जो पाई है ये पाई बाहर आ जाएगा दोनों तरफ से, तो पाई बाहर, ये जो 8 है ये भी बाहर आ जाएगा। तो सिर्फ अरेंजमेंट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ये जो √8 है और यहाँ पे 8 है, तो फाइनली क्या बनेगा, रूट ऊपर आ जाएगा, यही होता है। तो ये हमारी फाइनल अरेंजमेंट बन गई। इसको थोड़ा और आसान करते हैं। √8/π 1/7 साइन, इसको मैं लिख सकता हूँ π - π/8, π - π/8 -1/9 साइन π + π/8। तो बनेगा √8/π 1/7 साइन π - π/8 इज साइन π/8 -1/9 साइन π + π/8 इज माइनस ऑफ साइन π/8, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन π/8। तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें साइन π/8 आ गया, ठीक है, तो आपको क्या दिया होगा, कैलकुलेटर दिया होगा। दैट मीन्स कि अगर ये गेट में आता है क्वेश्चन तो उसमें कैलकुलेटर अवेलेबल होता है, ठीक है। अगर ये नेट में आता है तो इसमें इसकी या तो वैल्यू दी होगी, ठीक है, या फिर ये वैल्यू बहुत आसान सी होगी, जैसे π/2 हो सकता है, यहाँ पे π/4 हो सकता है, ताकि आप सोल्व कर पाओ इजीली, ठीक है। तो अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके पास कैलकुलेटर होगा। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.007 समथिंग अराउंड, ठीक है। ये आएगी हमारी किसकी वैल्यू, ψ1-ψ1, लेकिन हमें तो प्रोबेबिलिटी चाहिए, ठीक है। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी ψ1-ψ1 की मोड का स्क्वायर। इसका मतलब हमें इसके मोड का स्क्वायर करना है, तो इसके मोड का स्क्वायर करेंगे तो ये मैंने उल्टा लिख दिया, इसकी जो वैल्यू होगी वो 0.007 नहीं होगी। ये हमारी वैल्यू आई है ψ1-ψ1 की। अब हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। जब इसका स्क्वायर करेंगे इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, इस पूरे स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 0.007 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो कैलकुलेटर यूज कर सकते हो आप लोग, 0.007। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है 0.007। अगर मेरे को परसेंटेज प्रोबेबिलिटी पूछा होता तो सिंपली मैं लिखता 0.7%। तो 0.7% प्रोबेबिलिटी है कि जब हमारी लेंथ a थी, फिर हमारी लेंथ 8a हो गई, इनिशियली पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में था, फाइनली पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में रहे, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.7%। देखो कितनी ज्यादा स्मॉल हो गई प्रोबेबिलिटी, ठीक है, सोचने वाली बात है। तो अब हम सेकंड चीज करते हैं जो उसने पूछा है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये है ग्राउंड स्टेट में जाने की प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी, इनिशियली हमारी ग्राउंड स्टेट में है, फाइनली हमारी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगी। तो ψ1 तो हमें पता है क्या है, ψ1 है √2/a साइन πx/a, लेकिन ψ2' का मतलब जब लेंथ 8a हो गई, ठीक है, तब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की वेव फंक्शन क्या होगा, वो होगा √2/8a साइन 2 आएगा यहाँ पे, क्योंकि n की वैल्यू 2 है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n = 2 πx/8a। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब वेव फंक्शन होगा। तो इसको मैं सिंपली लिख सकता हूं √2/8a साइन πx/4a। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट करते हैं, ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, एक ये और एक ये। तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं, ψ2' ψ1 ये बनेगा 2/√8 इंटू a, 0 से a, फिर से 0 से a लेंथ ले रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना, रीजन बता चुका हूं। एक बार इस वाला ये वाला साइन πx/4a, एक बार ये वाला साइन πx/a,
dx। बस अब इसको सोल्व करना है, ये आपका प्रोबेबिलिटी बता देगा, ठीक है। इसके मोड का स्क्वायर करना है, तो इसको सोल्व कैसे करना है, 2 को अंदर ले जाओ, 2ss मतलब c माइनस सी, कोस पाई एक्स बाई ए माइनस पाई एक्स बाई 4a माइनस कोस पाई एक्स बाई ए प्लस पाई एक्स बाई 4a dx। तो बनेगा 1/√8a 0 से a कोस 3 पाई एक्स बाई 4a कोस 5 पाई एक्स बाई 4a। इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं, 1/√8a, इसका इंटीग्रेशन होगी साइन 3 पाई एक्स बाई 4a डिवाइड बाय 3 पाई बाई 4a माइनस इसके इंटीग्रेशन साइन 5 पाई एक्स बाय 4a डिवाइड बाय 5 बाय 4a। 0 से इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 1/√8a 4a बाई 3 पाई 4a बाई 3 पाई साइन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये बनेगा 3 पाई बाई 4 माइनस 4a बाई 5 पाई साइन 5 पाई बाय 4, ठीक है। तो a से कैंसिल, पाई बाहर 4 बाहर, तो बनेगा 4/√8 पाई, इसको मैं लिख सकता हूं साइन पाई माइनस पाई बाय 4 माइनस, और यहां पे 1/3 आएगा, यहां पे 1/5 आएगा, ये बनेगा साइन पाई प्लस पाई बाय 4। तो यहां से बनेगा 4/√8 पाई 1/3 साइन पाई माइनस पाई बाय 4 इज साइन पाई बाय 4, साइन प्लस साइन पाई प्लस पाई बाय 4 इज माइनस साइन पाई बाय 4, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये जो हमने वैल्यू निकाली ये वैल्यू है साई 1 साई 2 डैश साई 1, इसकी वैल्यू। प्रोबेबिलिटी के लिए हमें क्या करना है, इसके मोड का स्क्वायर कर देना है, मतलब इसके मोड का स्क्वायर कर देना है। तो जब आप स्क्वायर करोगे और इसकी वैल्यू निकालोगे तो वो अप्रोक्सीमेटली आएगी हमारे पास 17%, ठीक है। मोड का स्क्वायर करोगे उसके बाद उसकी परसेंटेज वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी 17%। मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में प्रोबेबिलिटी होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 17% हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ग्राउंड स्टेट में 0.7 थी तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 17% है। ऐसे ही, ठीक है, अब मैं फाइंड आउट नहीं करूंगा, ऐसे ही अगर आप थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जाओगे, थर्ड एक्साइटेड स्टेट किसका, जब 0 से 8a लेंथ कर दी, तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जाओगे ग्राउंड स्टेट से, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी अप्रोक्सीमेटली 24% या 24.2%, समथिंग लाइक दैट, अप्रोक्सीमेटली। तो क्या देखने को मिल रहा है, एक्साइटेड स्टेट में पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है जब हम सडनली ए लेंथ से उसे 8a लेंथ कर देंगे, ठीक है। तो ये बात याद रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये आप फाइंड आउट कर सकते हो खुद से सेम मेथड से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो शायद कि जून में आया था आपके स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में बोला कि हमारे पास -L से +L तक एक लेंथ है, एक 1D बॉक्स है, -L से +L लेंथ।
हमने क्या किया कि पार्टिकल हम मान के चलते कि ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है, पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में है। हमने एक वॉल यहां से, ठीक है, सेंटर को मान लो, वॉल लगानी शुरू की, लेकिन स्लोली एंड स्मूथली, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ आ जाएगा। बहुत आराम से हमने यहाँ पे एक वॉल खड़ी कर दी, इन्फिनाइट वॉल, ठीक है। इन्फिनाइट वॉल खड़ी करने के बाद इसके मैं दो फिगर बना देता हूँ, -l +l। इनिशियली ये था, फाइनली हमने क्या किया, यहाँ पे एक वॉल खड़ी कर दी, वो भी इन्फिनाइट लेंथ की, ये भी इन्फिनाइट लेंथ के थे, यहाँ पे एक वॉल खड़ी कर दी इन्फिनाइट लेंथ की, ठीक है। इनिशियली पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में था। अब उसने बोला है कि जब हमने वॉल खड़ी कर दी तो हमारा जो पार्टिकल है सिस्टम सेम स्टेट में रहेगा, ठीक है। और बहुत धीमे से किया तो हमें पता है कि ये कौन सा है, एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन, स्मूथली। इनिशियली हमारी जो एनर्जी होगी, इनिशियली क्या होनी चाहिए, ग्राउंड स्टेट की m की वैल्यू 1 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाय 2m l स्क्वायर, l कितना है 2l। जब ये वॉल हमने स्मूथली यहाँ पे खड़ी कर दी तो हमारे पास ये दो वेल बन जाएंगे, दो बॉक्सेस बन जाएंगे, ठीक है। तो हम सिर्फ और सिर्फ एक बॉक्स में जो एनर्जी होगी वो देख सकते हैं। तो हमारी जो नई एनर्जी बनेगी इस बॉक्स के लिए वो बनेगी E डैश इज इक्वल टू, फिर से वो ग्राउंड स्टेट में रहेगा क्योंकि ये बहुत धीमे से काम किया हुआ है, ठीक है, स्मूथली काम हुआ है, तो एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन। तो इनिशियली ग्राउंड में था तो फाइनली भी ग्राउंड में रहेगा। तो नई एनर्जी हमारी क्या बनेगी, n1 है पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाय 2m, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है l। हमें पूछा है वर्क डन इन दिस प्रोसेस, ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है वर्क डन। तो वर्क डन क्या होगा, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी करेंगे 2m l स्क्वायर, तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस 1/4। तो आंसर आएगा हमारे पास 3/8 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाय ml स्क्वायर। तो इतना वर्क लगेगा हमें इस वॉल को यहाँ पे खड़े करने में, ठीक है, इतना वर्क। तो दिस इज द वर्क डन। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो अब नेक्स्ट करेंगे हम, फिर हम करेंगे वेरिएशन मेथड। कुछ ऐसे हैमिल्टोनियंस होते हैं जिसे हम एग्जैक्टली सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। इसकी बात हमने, इसकी डिस्कशन हमने स्टार्टिंग में परटर्बेशन थ्योरी स्टार्ट करने पर की थी। तो ऐसे हैमिल्टोनियंस को सोल्व करने के लिए हम यूज कर सकते हैं वेरिएशन मेथड का। अब ये मेथड है क्या, ये मेथड सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड स्टेट एनर्जी को फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स ग्राउंड स्टेट एनर्जी ही पूछी जाती है बाय द यूज ऑफ वेरिएशन मेथड। इसमें क्या होगा, आपको एक हैमिल्टोनियन गिवन होगा और एक ट्रायल वेव फंक्शन गिवन होगा, ठीक है, ट्रायल वेव फंक्शन। कोई भी एक रैंडम सा वेव फंक्शन आपको उठा के पकड़ा देंगे कि इसको इस पे हैमिल्टोनियन पे अप्लाई करो और हमें बताओ कि इसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी की वैल्यू क्या होगी। लेकिन उसके कोरस्पॉन्डिंग जो मैं मेथड करवाऊंगा, उस मेथड से जो एनर्जी की वैल्यू आएगी वो सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड स्टेट एनर्जी की वैल्यू होगी, ठीक है। तो हम सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालने के लिए वेरिएशन मेथड यूज करेंगे, पहली बात, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट याद रखना है कि मान लो कि आपको एक हैमिल्टोनियन गिवन है क्वेश्चन में, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको एक ट्रायल वेव फंक्शन दे दिया, ट्रायल वेव फंक्शन, ठीक है। अब ये हैमिल्टोनियन कोई भी था, कोई भी, ठीक है। मान लो कि ये हैमिल्टोनियन हार्मोनिक ऑसिलेटर का मान लेते हैं। हार्मोनिक ऑसिलेटर का हैमिल्टोनियन क्या था, 1D का, p²/2m प्लस हाफ के x स्क्वायर। इस हैमिल्टोनियन के कोरस्पॉन्डिंग आपको एक ट्रायल वेव फंक्शन दे दिया, लेकिन हमें पता है कि इससे हम वेरिएशन मेथड लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ग्राउंड स्टेट एनर्जी मिलेगी, ठीक है। अब अगर ये ट्रायल वेव फंक्शन, ठीक है, मान लो कि ट्रायल वेव फंक्शन दिया है, अगर ये ट्रायल वेव फंक्शन किसके बराबर हो, जो इसका ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन होता है हार्मोनिक ऑसिलेटर का, ठीक है। अगर ये हुआ तो चेंज भी हो सकता है और मैक्सिमम टाइम चेंज ही होगा, लेकिन अगर ये वेव फंक्शन इसका जो एग्जैक्ट वेव फंक्शन के बराबर हुआ, एग्जैक्ट ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन के बराबर हुआ, वो क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा बाय रूट पाई e रेज़ पावर माइनस अल्फा स्क्वायर x स्क्वायर बाय 2।
वेयर अल्फा इज इक्वल टू रूट एम ओमेगा बाय एच कट। तो ये हमारा एग्जैक्ट ही वेव फंक्शन था, ठीक है, ये ट्रायल नहीं था, ये एग्जैक्ट ही था। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये ट्रायल मेरा एग्जैक्ट वेव फंक्शन के बराबर हो जाता है तो जो मेरी एनर्जी आएगी ग्राउंड स्टेट की वो हाफ एच कट ओमेगा ही आएगी, अगर ये इसके बराबर होता है तो आप वेरिएशन मेथड लगाओगे तो आपका आंसर यही आएगा और यही होना चाहिए, n प्लस हाफ एच कट ओमेगा, n इज 0 देन हाफ एच कट ओमेगा। लेकिन अगर वेव फंक्शन हमारा, ट्रायल वेव फंक्शन हमारा इस वेव फंक्शन से डिफरेंट हुआ, डिफरेंट का मतलब है ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे सिंपल एक्स कर दें, ठीक है, तो अब ये ग्राउंड स्टेट वेव, एग्जैक्ट ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन के बराबर तो है नहीं, सिंपल एक्स कर दिया, डिफरेंट कर दिया, कुछ और कर दें, कुछ भी चेंजेस कर दें। अगर कुछ चेंजेस कर देंगे इस वेव फंक्शन में तो हमारी जो एनर्जी आएगी वो एनर्जी कुछ ई आएगी वो भी ग्राउंड स्टेट एनर्जी, लेकिन उसकी उसकी वैल्यू ई होगी, क्योंकि सेम नहीं आंसर आ सकता, क्योंकि वेव फंक्शन ही चेंज हो गया, खुद से सोचने वाली बात है। वो एनर्जी ई आएगी, कोई एनर्जी ई, लेकिन आपको याद रखना है वो जो एनर्जी ई होगी वो हमेशा ग्रेटर देन ई नोड होगी, हमेशा। अगर कोई रैंडम सा हम वेव फंक्शन चूज करते हैं तो, ठीक है, तो हमारी जो एनर्जी आएगी उस इस रैंडम वेव फंक्शन के, ट्रायल वेव फंक्शन के कारण वो हमेशा जो एग्जैक्ट ग्राउंड स्टेट एनर्जी है उससे ज्यादा होगी। लेकिन अगर ये वेव फंक्शन मेरा ट्रायल वेव फंक्शन अगर मेरा एग्जैक्ट ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन के बराबर हो जाता है, अगर ऐसा होता है तो ये जो मेरी एनर्जी आएगी वेरिएशन मेथड से ग्राउंड स्टेट की वो किसके बराबर होगी, ई नोड के बराबर। तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ ये, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है कि अगर वेव फंक्शन मेरा डिफरेंट हुआ तो एनर्जी जो मेरी आएगी वो ज्यादा होगी एग्जैक्ट वाली एनर्जी से, लेकिन उसको आपको क्या बोलना है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी, क्योंकि उस वेव फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग आई है। अगर मेरा वेव फंक्शन इस वेव फंक्शन एग्जैक्ट वेव फंक्शन के बराबर होगा तो हमारी जो एनर्जी होगी वो जो भी एनर्जी आएगी वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी के बराबर ही आएगी जो एग्जैक्ट होती है, विच इज हाफ एच कट ओमेगा। तो इतनी बात को याद रखना है, तो ये कंडीशन बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आप मेथड सीख जाओगे, हमें मेथड ही सीखना है, एक ही मेथड बार बार लगना है। फिर आता है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पोटेंशियल दे रखा है kx फॉर x ग्रेटर देन 0, इंफिनिटी फॉर x लेस देन 0। तो ऐसा हमारे पास पोटेंशियल है, पार्टिकल ऐसे पोटेंशियल में मूव कर रहा है, ठीक है, और हमें एक ट्रायल वेव फंक्शन गिवन है जिसकी वैल्यू है x e रेज़ टू पावर माइनस ax। अब उसने पूछा हमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी, तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, h इज इक्वल्स टू फाइव h फाइव। अगर आपका फंक्शन वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है, जैसा कि इस केस में आपका वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है, अगर नॉर्मलाइज नहीं है तो आपको डिनोमिनेटर में नॉर्मलाइजेशन फैक्टर भी लगाना पड़ेगा, और अगर तो आपका वेव फंक्शन पहले से नॉर्मलाइज है तो आपको ये डिनोमिनेटर वाला फैक्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो डिनोमिनेटर वाला फैक्टर तभी लगाना है अगर आपका वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड नहीं है। तो ये हो गया। अब ये है हैमिल्टोनियन, यहाँ पे हमें सिर्फ पोटेंशियल दे रखा है, अब पार्टिकल मूव कर रहा है तो हैमिल्टोनियन बन सकता है, हैमिल्टोनियन होगा माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर करली स्क्वायर बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो हमारा हैमिल्टोनियन तैयार हो गया। अब हमें सिर्फ इनमें वैल्यूज को पुट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पहले ये नॉर्मलाइजेशन फैक्टर निकाल लेते हैं, तो ये है 5, इसको लिखने का वे क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि हमारा जो वेव फंक्शन होगा वो सिर्फ 0 से इन्फिनिटी में वैलिड होगा, लेकिन लेस देन 0 पे पोटेंशियल क्या है, इन्फिनाइट, तो वहां पे पार्टिकल जा ही नहीं सकता। तो 0 से इन्फिनिटी 5 की वैल्यू विच इज x e रेज़ पावर माइनस ax, अगेन 5 की वैल्यू विच इज x e रेज़ पावर माइनस ax इंटू dx। इसको लिखा जा सकता है x स्क्वायर e रेज़ पावर माइनस 2ax dx 0 टू इंफिनिटी। अब दूसरी चीज, इसका एक कॉमन फॉर्मूला होगा, ठीक है, कॉमन फॉर्मूला क्या होगा, 0 टू इंफिनिटी, ठीक है,
इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये, उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है जीरो टू इन्फिनिटी एक्स रेस्ट पावर एन ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स या फिर माइनस अल्फा एक्स डी एक्स जैसा कॉमनली लिखते हैं, इसकी जो वैल्यू होगी वो होती है गामा ऑफ एन प्लस वन डिवाइड बाय अल्फा रेस्ट पावर एन प्लस वन, या फिर इसको लिखा जा सकता है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय अल्फा रेस्ट पावर एन प्लस वन। ये इसका जनरल फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू हम जल्दी से निकाल लेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, वो बनेगा एन फैक्टोरियल, एन कितना है हमारा 2, तो ये बनेगा 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय अल्फा रेस्ट पावर एन प्लस वन, अल्फा क्या है यहाँ पे 2a, ठीक है, तो बनेगा 2a रेस्ट टू पावर एन प्लस वन, मतलब 2 + 1 = 3, तो ये बनेगा 1/4a³। आई थिंक ये हमारा विजिबल है, ठीक है, तो 1/4a³। अब हमारे पास 5 डिनोमिनेटर की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, हमारा जो काम बचा है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमिरेटर का है। अब मान लो कि ये जो h है इसको मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो जो मैंने पुट किया तो एक बार ये वाली वैल्यू यहाँ पुट होगी, दूसरी बार ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट होगी, ठीक है, तो एग्जैक्टली इस पूरे h को यहाँ पुट करना है। तो मेरे को अब क्योंकि मेरे को थोड़ा सा इसे लेंथी नहीं करना है, आसान करना है, तो मेरे को पता है कि यहाँ पे एक डेरिवेटिव आएगा, 2 डेरिवेटिव यहाँ लगेंगे, तो मैं सिंपली पहले वही सोल्व कर लेता हूँ, करली स्क्वायर बाय करली एक्स स्क्वायर 5, ठीक है, जब इस h को इसमें पुट करेंगे, ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आएगा, इसके इस वाली टर्म के बाहर आएगा, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ इतने पार्ट को सोल्व कर रहा हूँ इसमें पुट करके, बाद में प्लस करके इतने पार्ट को सोल्व करूंगा इसमें पुट करके, ठीक है, तो पहले इसको कर लेते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स डबल डेरिवेटिव एक्स ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स, और बाहर क्या आएगा डी एक्स, क्योंकि इंटीग्रल चल रहा है, 2 बार डेरिवेटिव करना है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0 टू इन्फिनिटी एक्स ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स, एक बार डेरिवेटिव और एक बार हम अंदर कर देते हैं, तो ये बनेगा एक्स ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स इंटू माइनस ए प्लस ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स इंटू 1, ठीक है, u इंटू वी का फॉर्मूला डेरिवेटिव में। अब फिर से डेरिवेटिव करना है, तो ये बनेगा हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी एक्स ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स, तो पहले तो इसका करना पड़ेगा पूरे का, तो ये माइनस से बाहर निकाल लो, फर्स्ट फंक्शन इंटू ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स, इसको बड़ा डेरिवेटिव ब्रैकेट रख लो, एक्स ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स इंटू माइनस ए प्लस, ठीक है, प्लस होके क्या आएगा ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स इंटू 1, तो ये हमारा इतना पार्ट हो गया, तो माइनस ए हमारा यहाँ जाएगा, मतलब माइनस से हमारा यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे मैंने यू वी का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, प्लस अब हमें करना है इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो बनेगा ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स इंटू माइनस ऑफ ए इंटू माइनस ऑफ ए, ठीक है, तो ये सिर्फ मैंने डेरिवेटिव को ओपन किया और कुछ भी नहीं किया एक्स्ट्रा, तो बाहर बारिश स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, तो इसको अंदर ले जाते हैं, तो हमारे पास फाइनली, अब ध्यान से देखो मैं यहीं पे अरेंजमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे लिए आसान है, माइनस ए यहाँ है, माइनस ए यहाँ पे है, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं ए स्क्वायर कर सकता हूँ, यहाँ पे माइनस ए बाहर था तो यहाँ पे मैं माइनस का ए कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे माइनस ए था, ठीक है, इसको भी मैं यहाँ ले आता हूँ और इसको हटा देता हूँ। तो ध्यान से वीडियो को दोबारा कर लेना चाहे, इसको मैंने सिर्फ यहीं पे अरेंजमेंट कर दिया ताकि आसान हो जाए। तो अब ध्यान से देखो एक्चुअल में क्या था, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ होगा, लेकिन ये इसके साथ भी होगा, तो हमारा टोटल इंटीग्रल बनेगा 0 से इन्फिनिटी ए स्क्वायर बाहर एक्स स्क्वायर ई रेस्ट पर माइनस 2ax, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का ए एक्स ई रेस्ट पर माइनस 2ax dx
फिर उसके बाद ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये बनेगा माइनस का a एक्स ई रेस्ट पावर माइनस 2ax, बाहर फिर से dx। अब ध्यान से देखो, माइनस ए एक्स ई रेस्ट पावर माइनस 2ax माइनस ए एक्स ई रेस्ट पावर माइनस 2x, मतलब दोनों सेम है, तो मैं इसे 2 टाइम्स कर सकता हूँ और मैं इस वाले को हटा देता हूँ। तो सिर्फ कैलकुलेशंस ध्यान से देखनी है और कुछ भी नहीं है। इसको सोल्व करना आसान है, हम यहीं पे रब कर लेते हैं। हमें पता है इसको इसके साथ अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ पे मैं फॉर्मूले में बना सकता हूँ। ए स्केयर मेरा कांस्टेंट था, n फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय अल्फा, अल्फा इज 2a रेस्ट बार n प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1 इज 3, ये कंप्लीट हो गया। माइनस 2a, इसका n कितना है यहाँ पे 1, तो बनेगा 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2a रेस्ट पावर n प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1 इज 2। तो सिंपली हमारे पास ये बनेगा। तो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला पता होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। तो ये बनेगा हमारे पास 1/4a माइनस 1/2a, ठीक है। तो यहां से बन गया 4a कॉमन आ गया, 1 माइनस 2, तो माइनस 1/4a, माइनस 1/4a। तो ये मेरी वैल्यू किस चीज की थी? ये मेरी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ जब मैंने डबल डेरिवेटिव यूज किया उसकी वैल्यू थी इस फंक्शन के अंदर, ठीक है। लेकिन साथ में क्या पड़ा है? माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m। तो मैं अब यहाँ पे टोटल वैल्यू लिख सकता हूँ। किसकी टोटल वैल्यू? माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m 5 करली स्क्वायर बाय करली एक्स स्क्वायर 5 इज इक्वल्स टू, अब इसकी वैल्यू कितनी है? माइनस 1/4 है, तो टोटल बन गया हमारे पास एच कट स्क्वायर बाय 2m इंटू 1/4 है, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं यहाँ पे एच कट स्क्वायर बाय 8ma। तो फर्स्ट पार्ट हमारा आ चुका है इसमें जब हमने ये वाली वैल्यू पुट की, ठीक है, एच कट स्क्वायर बाय 2m। अब हम सेकंड करते हैं। हमें क्या करना है? kx को भी इसके अंदर पुट करना है। तो अब मेरा फंक्शन क्या बनेगा? मेरा फंक्शन बन जाएगा 5 kx 5। अब मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है। मैं सिंपली कर सकता हूं, यहां पे k मेरा बाहर आ जाएगा, 0 से इंफिनिटी बन जाएगा। 5 की वैल्यू है x ई रेस्ट पावर माइनस ax, ठीक है, एक x अंदर पड़ा है। 5 की वैल्यू है, ये वाले 5 की वैल्यू है x ई रेस्ट पावर माइनस ax इंटू dx। तो सिंपली बनेगा k 0 से इंफिनिटी x क्यूब, ये x क्यूब ही बनेगा, ई रेस्ट पावर माइनस 2ax dx। तो सिंपली इसकी वैल्यू हम यहां से पता कर लेंगे, k इंटू यहां पे 3 है मतलब 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2a रेस्ट पावर n प्लस 1, तो 2a रेस्ट पावर n प्लस 1, n कितना है 3, तो 3 प्लस 1 इज 4, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास इसका आंसर भी आ जाएगा। बात है कि ये हमें विजिबल हो, तो आई थिंक यहां तक विजिबल रहेगा। ये बनेगा 6k बाय 16 a रेस्ट पावर 4, जिसे मैं लिख सकता हूं 3k डिवाइड बाय 8 a रेस्ट पावर 4, ठीक है। तो हम हमारे पास इसकी वैल्यू भी आ चुकी है, हमारे पास एच कट स्क्वायर वाले के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू भी आ गई। इसमें हमें पुट करना है बस, ठीक है। तो पुट करते हैं। तो कौन कौन सी वैल्यूज थी? एक हमारी ये वैल्यू है, इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारी 3k बाय 8a रेस्ट पावर 4। तो इसमें पुट करेंगे तो बनेगा h, इसको ऐसे लिखना है, h को नहीं, ये h सिंपल है,
इसको यहां पुट कर दिया तो ये वाला h है एवरेज। इसको जब इसमें पुट किया तो हमारे पास आया h कट स्क्वायर बाई 8ma। इसको जब इसमें पुट किया तो आंसर आया 3k बाई 8a⁴। उसके बाद 5 और 5 1/4a³, 1/4a³। बस हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, लेकिन हमारा आंसर नहीं आया अभी। सिंप्लीफाई करने के बाद भी इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये बनेगा हमारे पास h कट स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2m, ठीक है, प्लस 3k बाई 2a। ये हमारे पास h आएगा, ठीक है। तो 4a³ न्यूमरेटर में चला जाएगा दोनों में, ठीक है, ये आ गया। अब हमारा दूसरा काम क्या होगा, इसे मिनिमम करना। अब ये एनर्जी मिनिमम नहीं है, ठीक है, ये जो हमने निकाला एवरेज ये मिनिमम नहीं है, इसे मिनिमम करना है हमें। मिनिमम करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में गिवन है a इज ए वेरिएबल पैरामीटर, a इज ए वेरिएबल पैरामीटर, वेरिएबल पैरामीटर, ठीक है। अगर a हमारा वेरिएबल पैरामीटर है तो हमें क्या करना है, हमें इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल पैरामीटर इज इक्वल्स टू 0। तो हमें एक्चुअली में करना क्या है, करली बाय करली a इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो करली बाय करली a इज इक्वल्स टू 0 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा h कट स्क्वायर इंटू a बाई m माइनस 3k बाई 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू a कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये बनेगा हमारे पास h कट स्क्वायर a बाई m इज इक्वल्स टू 3k बाई 2a स्क्वायर। यहां से बनेगा a³ इज इक्वल्स टू 3mk डिवाइड बाय 2h कट स्क्वायर, ठीक है, 3mk डिवाइड बाय 2h कट स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से मैं a की वैल्यू को बोल सकता हूं कि पावर 1/3। अब हमें क्या करना है, हमें h मिनिमम निकालना है। h मिनिमम के लिए क्या करेंगे, ये जो a की वैल्यू है ये वापस इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अब हमारे पास h मिनिमम आएगा, h मिनिमम। तो इसमें पुट कर दो, तो पुट करेंगे बनेगा h कट स्क्वायर बाय 2m इंटू a स्क्वायर मतलब 3mk बाय 2h कट स्क्वायर की पावर, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे तो 2/3 हो जाएगा, प्लस 3k बाय 2a प्लस 3k बाय 2a। a की वैल्यू पुट कर दो विच इज 3mk बाय 2h कट स्क्वायर, और साथ में हमारे पास a मतलब पावर 1/3। ये जो एनर्जी आई ये है मिनिमम एनर्जी। अब क्वेश्चन को, सॉल्यूशन को इसी हिसाब से अरेंज किया होगा कि सारा का सारा एक ब्रैकेट में भी आ सकता है, मतलब इसे सिर्फ अरेंजमेंट। एनर्जी हमारी आ चुकी है, ठीक है, तो एनर्जी हमारी आ गई। इसको अरेंज कैसे कर सकते हैं, अगर मैं ध्यान से सोचूं अरेंज कैसे कर सकता हूँ, तो उसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा आंसर नहीं दिया होगा, छोटा सा आंसर होगा। तो इसको अरेंज करते हैं, इसका स्क्वायर अंदर ले जाओ तो ये बनेगा h कट स्क्वायर बाय 2m 9m स्क्वायर k स्क्वायर बाय 2h कट स्क्वायर की पावर 1/3 प्लस 3k बाय 2। इस 3k बाय 2 को अंदर ले जाओ तो बनेगा 2/3 h कट स्क्वायर बाय mk, ये तो पहले से था। 3 अंदर जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा 27, क्योंकि 27 को जब बाहर लेके आएंगे तो वापस 3 बन जाएगा, क्योंकि पावर 1/3 है। 27 k क्यूब 27 k क्यूब बाय 8 की पावर 1/3।
ठीक है, ये पूरा अंदर ले गए यहाँ पे। ऐसे ही इस चीज को भी अंदर ले जाते हैं, तो ये बनेगा 9m स्क्वायर k स्क्वायर बाई 2 h कट स्क्वायर इंटू h कट की पावर 6, ठीक है, 1/3 होगा तो h कट स्क्वायर बन जाएगा 8m क्यूब की पावर 1/3। इसको थोड़ा सोल्व कर लो, 9 × 27, 4 × 8, एक के से एक के कैंसिल, तो हमारे पास अंदर बचेगा h कट स्क्वायर k स्क्वायर बाय 4 3 9 जा, तो यहाँ 9 भी आएगा, ठीक है, 2 4 8 3 9 27, तो 9 h कट स्क्वायर k स्क्वायर बाय 4m, ठीक है, और तो नहीं कुछ बचेगा, की पावर 1/3। अब थोड़ा इसको भी सोल्व कर लो, इसको अगर सोल्व करते हैं तो ये बनेगा यहाँ पे h कट की पावर 4, जो थोड़ा गलत लग रहा है मेरे को, या फिर यहाँ पे h कट की पावर 4 होना चाहिए था, h कट की पावर स्क्वायर ही आएगा यहाँ पे। तो एक्चुअली क्या गलत किया हमने, जब मैंने इसका स्क्वायर किया, क्योंकि इसका स्क्वायर मैंने खोल दिया तो 1/3 किया, ठीक है, तो इसका स्क्वायर किया तो बनेगा 3 की स्क्वायर 9, m स्क्वायर k स्क्वायर, 2 की स्क्वायर भी तो करना था 4, h कट की स्क्वायर का भी स्क्वायर करना था कि पावर 4, ठीक है, तो यहां गलती कर दी, यहां आना था 4 h कट की पावर 4, ठीक है। अब कैंसिल करते हैं, h कट की पावर 4 तो स्क्वायर बचेगा सिर्फ, ठीक है, क्योंकि h कट की पावर 6 था यहाँ पे, m स्क्वायर, तो हमारे पास बचेगा 9 k स्क्वायर h कट स्क्वायर बाय 32m की पावर 1/3, और यहाँ पे क्या है 9 h कट स्क्वायर k स्क्वायर बाय 4m की पावर 1/3, ठीक है। तो ये मैं सिर्फ आंसर आपका आ चुका है यहाँ पे, यहां तक करवाने का सिर्फ यही मतलब है, वो आगे आप सिर्फ इतना निकाल के आप बैठ जाओगे और सोचोगे यार ये तो आंसर नहीं बना, तो उसे भी सोल्व करना पड़ेगा और उसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है रैदर देन यहाँ तक निकालना, ठीक है। तो यहाँ से टर्म्स निकालो, कॉमन क्या है, h कट स्क्वायर k स्क्वायर बाय m हमारा कॉमन है, और 4 भी हमारा कॉमन है, और 9 भी हमारा कॉमन है, तो हमारे पास 9 h कट स्क्वायर k स्क्वायर बाय 4m रेज़्ड पावर 1/3 हमारा कॉमन है, तो बाहर क्या बच गया, ये बच गया 1 प्लस इसमें क्या बच गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया 8 × 4, तो 4m तो मैंने यहाँ वाला यूज कर लिया, वहाँ पे 8 बच गया, तो 8 है 1/3 की पावर में, तो ये बनेगा 1/2, तो सिर्फ कैलकुलेशन चल रही है, दोबारा से बोल रहा हूँ, ये बनेगा 3/2 9 h कट स्क्वायर k स्क्वायर बाय 4m रेज़्ड टू पावर 1/3, ठीक है। अब ये कुछ भी हो सकता है, 9/4 बाहर भी हो सकता है, उसी हिसाब से ताकि अरेंजमेंट बन जाए, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शंस आप देखोगे उसके हिसाब से बनाओगे आंसर को, तो ये आंसर होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल समझ लो यहाँ पे कि हमें एक हैमिल्टोनियन गिवन है -h कट स्क्वायर बाय 2m b स्क्वायर बाय कर्ली स्क्वायर बाय कर्ली x स्क्वायर माइनस ऑफ a ड्रैग डेल्टा फंक्शन ऑफ x, ये हमें एक हैमिल्टोनियन गिवन है, ठीक है। और हमें साथ में एक ट्रायल वेव फंक्शन गिवन है 2b बाय पाई रेज़्ड पावर 1/4, एंड साथ में क्वेश्चन में गिवन है कि नॉर्मलाइज्ड ट्रायल वेव फंक्शन, ठीक है, दिस इज द नॉर्मलाइज्ड ट्रायल वेव फंक्शन e रेज़्ड पावर माइनस bx स्क्वायर, तो ये पहले से नॉर्मलाइज्ड है,
अब हमें साथ में बोलते हैं बी इज अ वेरिएबल पैरामीटर। अगर नहीं भी गिवन होता तो अपने वेव फंक्शन के अंदर कांस्टेंट तो नहीं बोल सकते, इसको वेरिएबल पैरामीटर बोलना है, ठीक है। जो यहाँ पे बी है वो है वेरिएबल पैरामीटर। तो अब हमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी सिस्टम की बतानी है। सिंपल सा मेथड है। अगर ये पहले से नॉर्मलाइज है तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी बताने के लिए हमें सिंपल साई एच साई करना है और कुछ नहीं करना। डिनोमिनेटर में वो चीज़ नहीं आएगी क्योंकि ये पहले से नॉर्मलाइज्ड है। तो मैं ऐसे करता हूँ, इस एच को इसमें पुट करना चाहता हूँ, तो मैं सबसे पहले इस डबल डेरिवेटिव को इसमें पुट करता हूँ, ठीक है। साथ में ये कांस्टेंट है वो बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, बाद में मैं इस चीज़ को इसमें पुट कर दूंगा, ठीक है। एक्चुअल में किया क्या, पूरा एच यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। ये बनेगा माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m साई करली स्क्वायर बाय करली एक्स स्क्वायर साई माइनस ए साई ड्रैग डेल्टा फंक्शन ऑफ एक्स साई। तो ये बनेगा। हमें सिर्फ ये सोल्व करना है, ये सोल्व करना है, बस काम खत्म। तो पहले ये सोल्व करते हैं। इतने पार्ट को सोल्व करेंगे तो बनेगा इज इक्वल्स टू इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। अब यहाँ पे ये हमारा क्या है, गॉसियन वेव फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे हमें कुछ भी गिवन नहीं है लिमिट, तो वेव फंक्शन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी लेके चल रहे हैं लिमिट्स, ठीक है। एक्स की लिमिट्स हैं, ठीक है, एक्स के कोरस्पॉन्डिंग। इस साई की वैल्यू, इस साई की वैल्यू है 2b बाई पाई की पावर 1/4 ई रेस्ट पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर, फिर डबल डेरिवेटिव, फिर से ये वाला वेव फंक्शन 2b बाई पाई की पावर 1/4 ई रेस्ट पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर, और बाहर क्या है dx, क्योंकि इंटीग्रल चल रहा है। हमें इसका 2 बार डेरिवेटिव करना है, तो हम ऐसे करते हैं, पहले इतने पार्ट को ही सॉल्व कर लेते हैं 2 बार डेरिवेटिव करके। यहां तक ये कांस्टेंट है, बस इसका 2 बार डेरिवेटिव। तो सिंपली करेंगे यहाँ पे करली बाय करली एक्स, एक बार डेरिवेटिव कर दो इसका, तो बनेगा ई रेस्ट टू पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2bx, ठीक है। अब सेकेंड टाइम डेरिवेटिव, इसको अंदर ले जाओ, तो -2 भी बाहर बचेगा। क्या अंदर हमारे पास बचेगा करली बाय करली एक्स ई रेस्ट पर माइनस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सिर्फ मैं डबल डेरिवेटिव को सोल्व कर रहा हूं, और ये कांस्टेंट है, ये बाहर चले जाएगी सिर्फ ये एक्स के टर्म में। तो बनेगा -2b फर्स्ट फंक्शन डेरिवेशन ऑफ सेकेंड प्लस ई रेस्ट पर माइनस बी एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट। यूवी का फॉर्मूला लगाया डेरिवेटिव में, तो फाइनली बनेगा हमारे पास 4b स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर ई रेस्ट पर माइनस बी एक्स स्क्वायर, फिर ये अंदर जाएगा तो बनेगा -2b ई रेस्ट पर माइनस बी एक्स स्क्वायर। अब डबल डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्योंकि हमने डबल डेरिवेटिव ही निकालना है। इतना पार्ट यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बनेगा, ये कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट था, बाहर आ जाएगा तो बनेगा 2b बाई पाई की पावर 1/2, ठीक है। 2b बाई पाई की पावर 1/2 हो जाएगा, ई रेस टू पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर। चल रहे हैं, ओके। ये लैपटॉप की आवाज थी। फिर उसके बाद इस चीज की बात है, इस डेरिवेटिव की वैल्यू 4b स्क्वायर एक्स स्क्वायर ई रेस्ट पर माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस 2b ई रेस्ट पर माइनस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। और बाहर है हमारे पास dx, तो ये सिंपल सा हो जाएगा। तो हमें थोड़ी स्पेस चाहिए, थोड़ी ज़्यादा। 2b बाई पाई की पावर 1/2
4b² माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी x² e रेस्ट पर माइनस 2bx² n माइनस 2b कांस्टेंट है, इंटीग्रल जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, e रेस्ट पर माइनस 2b x² dx, कुछ ऐसा बनेगा। तो अब हमें इसका फॉर्मूला भी, जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है, वो भी हमें पता होना चाहिए। तो वो मैं यहां पे कर रहा हूं। तो हमें पता होना चाहिए कि 0 से इंफिनिटी x रेस्ट पावर n e रेस्ट पावर माइनस अल्फा x² dx की वैल्यू क्या होती है। ऐसे दो ही इंटीग्रल हैं जो मैक्सिमम टाइम्स आते हैं। इसकी वैल्यू होती है 1/2 गामा रेस्ट पावर गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1/2 डिवाइड बाय अल्फा रेस्ट पावर n प्लस 1/2, ये इसकी वैल्यू होगी। तो सीधी सीधी इनकी वैल्यूज आ जाएंगी। इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो सीधी सी बात है, ये 0 से इन्फिनिटी के लिए था, इसे भी 0 से इन्फिनिटी बनाना पड़ेगा, और ये हमारा इवन फंक्शन है, तो हम इजीली यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई में 2 करना पड़ेगा, तो ये 8 बन जाएगा। ऐसे ही ये भी हमारा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी था, इसे भी हमें 0 से इन्फिनिटी करना पड़ेगा, इवन फंक्शन है, तो यहाँ पे 2 की जगह 4 आ जाएगा। इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी अगर मैं वहां पे पुट करूं, तो ये बनेगा 1/2 गामा n प्लस 1/2, n है हमारा 2, तो बनेगा 2 प्लस 1/2 मतलब गामा ऑफ 3/2 डिवाइड बाय अल्फा कितना है हमारा 2b डिवाइड बाय 2b रेज टू पावर n प्लस 1/2, फिर से यहाँ पे 3/2 बनेगा। ऐसे ही इस इंटीग्रल की वैल्यू भी आ जाएगी विच इज 1/2, इसमें n की वैल्यू कितनी है 0, क्योंकि यहाँ पे x रेस्ट पर n है नहीं, मतलब x रेस्ट पर 0, तो 0 प्लस 1/2, तो ये बनेगा गामा की 1/2 डिवाइड बाय अल्फा यहाँ कितना है 2b, तो बनेगा 2b की पावर 1/2। तो सिंपली अब पुट कर देते हैं, वापिस रख देते हैं इसको, तो इसे अब हम यहां करते हैं। ये हमारा फंक्शन बनेगा 2b बाय पाई की रूट, ठीक है, और साथ में हमारे पास यहाँ पे 8b², इसकी वैल्यू है हमारे पास 1/2 गामा फंक्शन ऑफ 3/2 को हम लिख सकते हैं, गामा फंक्शन ऑफ 3/2 को लिखा जा सकता है 1/2 रूट ऑफ पाई, ठीक है, ये लिखा मैंने गामा ऑफ 3/2 को, डिवाइड में क्या था 2b की पावर 3/2 माइनस 4b इंटू, ये सारा कैलकुलेशंस का पार्ट है, 1/2 गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू होती है रूट पाई डिवाइड बाय 2b की पावर 1/2, ठीक है। तो ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। तो सिर्फ कैलकुलेशन है, बार बार बोल रहा हूं, रूट पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, इसको और सोल्व करते हैं। ये है स्क्वायर रूट ऑफ 2b, ठीक है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2b, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इस 3/2 को मैं क्या लिख सकता हूं, इस 3/2 को मैं लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 2b की क्यूब, तो ये भी 3/2 ही बनेगा दोबारा से। तो यहां से स्क्वायर रूट ऑफ 2b, ठीक है, यह हम ऐसे नहीं करते हैं, इसको ऐसे ही रहने दो 2b की पावर 3/2। अब जैसे भी आपको सोल्व करना आसान लगे वैसे कर लेना, ठीक है, सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये बनेगा हमारे पास, यहां पे 2 आएगा, ठीक है, तो ये बनेगा रूट 2b 2b² बाय, इसका क्यूब कर दो 8b³ की रूट
माइनस यहाँ से 2 आएगा तो बनेगा 2b बाय रूट 2b, इतना बन जाएगा। ये रूट 2b अंदर ले जाते हैं तो फाइनली ये बनेगा 2b स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2b बाय 8b क्यूब माइनस 2b बाय रूट 2b, ये तो पहले से ही था 2b बाय रूट 2b, ठीक है, इंटू रूट 2b, तो इंटू रूट ऑफ 2b, ये कैंसिल हो जाएगा 2 4 जा और यहाँ पे स्क्वायर बचेगा। तो फाइनली हमारे पास बनेगा 2b स्क्वायर डिवाइड बाय रूट में से बाहर निकलेगा तो बनेगा 2b माइनस 2b, ठीक है। तो यहाँ से b से b कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बनेगा b माइनस 2b, तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस ऑफ b। तो बहुत ही मशक्कत करते हुए इतनी कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आंसर आया माइनस का b, ठीक है। तो देख लेना, देख के खुशी हो तो भी ठीक है, क्योंकि एकदम छोटा सा आंसर आया लास्ट में माइनस ऑफ b। तो ये माइनस ऑफ b किसका आंसर आया? सिर्फ और सिर्फ इतने पार्ट का, ठीक है। तो इसका मतलब, ठीक है, ये नोट डाउन साथ साथ कर लेना क्योंकि हमारे पास इतनी स्पेस ही है। तो मैं सीधा सीधा यहाँ लिख सकता हूँ माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m और इसकी वैल्यू क्या है? माइनस का b। तो ये बन गया हमारे पास एच कट स्क्वायर b बाई 2m, ये हमारी इतने की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए, हमारा काम खत्म। इसकी वैल्यू निकालते हैं विच इज साई डेल ऑफ एक्स साई। तो साई की वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, दोनों साई में हमारे पास क्या है? ये कांस्टेंट टर्म, तो दोनों में है तो बाहर आएगी तो बनेगा 2b बाई पाई की पावर 1/2। इस वाले साइन में हमारा है ई रेस्ट पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर डेल्टा फंक्शन, फिर से ई रेस्ट पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। ये बनेगा 2b बाई पाई, इसकी वैल्यू x इक्वल टू 0 पे ये डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन 1 होगा, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा हमारी जो वैल्यू होगी उसकी वैल्यू, क्योंकि हमें क्या करना है, इसको 1 करने के लिए x को 0 पुट करना पड़ेगा, तो x इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे क्या है x माइनस 0, तो x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन पूरा हमारा 1 हो जाएगा। तो पूरा ही फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे 0 पुट करोगे ये 1 हो जाएगा, 0 पुट करोगे तो 1 हो जाएगा, तो पूरा फंक्शन ही 1 हो जाएगा। तो ये आंसर आएगा 2b बाई पाई, इसकी वैल्यू भी आ गई। तो मैं सिंपली लिख सकता हूं इस पूरे की वैल्यू विच इज एच कट स्क्वायर b बाई 2m माइनस a इंटू इसकी वैल्यू है रूट 2b बाई पाई। ये हमारे पास h की एवरेज वैल्यू आ गई, जो सबसे मेन काम होता है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें विद रिस्पेक्ट टू b हमें डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो एक ही मेथड में बार बार अप्लाई कर रहा हूं, सिर्फ लेंथी क्वेश्चन है, अगर आएगा तो सीधा 5 नंबर में आएगा, ठीक है, तो इसलिए अच्छे से करना। तो करली h बाय करली b इज इक्वल टू 0, तो करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पुट करेंगे तो बनेगा h कट स्क्वायर बाई 2m माइनस a रूट 2 बाई पाई पावर डाउन डिक्रीज पावर 1, तो ये b है, ठीक है। तो ये जो b रूट में ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि हमने b के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया है। तो ये बनेगा h कट स्क्वायर बाई 2m इज इक्वल्स टू a रूट 2 बाई पाई इंटू b बाय 2। हमें b की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, h कट की पावर 4m स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर बाय 4 इंटू 2 बाय पाई b। तो यहां से b की वैल्यू आएगी जब उधर जाएगा 2a स्क्वायर इंटू 4m स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई इंटू h कट की पावर
4। तो सिंपली हमारा जो बी आएगा वो आएगा 4 से 4 कैंसिल, 2a² m², ठीक है, 2a² m² बाय पाई h कट की पावर 4, ये हमारा बी होगा, ठीक है। अब इस बी को आपको दोबारा से यहाँ वैल्यू में पुट करना है, h की वैल्यू में, तो आपका मिनिमम ऑफ h आ जाएगा, ठीक है। तो पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये बनेगा h इज इक्वल टू h कट स्क्वायर बाय 2m इंटू बी, बी की वैल्यू क्या है 2a² m² बाई पाई h कट की पावर 4 माइनस a √2/पाई इंटू बी, बी की वैल्यू क्या है 2a² m² बाई पाई h कट की पावर 4। यहां से h कट स्क्वायर, सिर्फ h कट स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, क्योंकि h कट की पावर 4 था यहाँ पे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या a² m डिवाइड बाय पाई h कट की पावर स्क्वायर, h कट की पावर 2, ठीक है, माइनस यहां देखते हैं, यहां पे हर कोई बोल रहा है हमने कैंसिल हो रहे हैं, मर्जी है मत, तो हमें क्या है 4 बनेगा तो रूट में वो बाहर आ जाएगा तो 2 बन जाएगा, a² है बाहर आएगा रूट से तो a बन जाएगा, m² है रूट से बाहर आएगा तो m बन जाएगा, पाई² है रूट से बाहर आएगा तो पाई बन जाएगा, h कट की 4 है बाहर आएगा तो h कट की स्क्वायर हो जाएगा, तो हमें ही आसानी रही, ठीक है। तो एक्चुअल में ये बनेगा हमारे पास a² m बाय पाई h कट स्क्वायर माइनस 2a² m बाय पाई h कट स्क्वायर, ये है हमारे पास एवरेज ऑफ h, बट b की वैल्यू पुट करने के बाद तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे एवरेज ऑफ h की मिनिमम, तो यहां से आंसर बनेगा -a² m बाय पाई h कट की पावर 2, ये हमारी h मिनिमम की वैल्यू होगी, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। तो सारे वेरिएशन मेथड में ऐसे ही कैलकुलेशन, बस ये 2 मेथड मैंने इसलिए करवाए 2 क्वेश्चन, ताकि आपको मेथड समझ आ जाए, ठीक है, मेथड आ गया तो सेम ही मेथड करना है हर क्वेश्चन के लिए। दूसरी चीज़, अभी हमारा जो टेस्ट हुआ था रिसेंट वाला, उसकी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है, लेकिन अभी तक मैं सिर्फ और सिर्फ ये जो लेंथी पार्ट है वो करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि ये थोड़ा जल्दी खत्म हो जाए, कंप्लीट हो जाए, फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो जिन बच्चों के दिमाग में होगा कि अभी तक डिस्कस नहीं हुआ है तो वो डिस्कस होगा, ठीक है, वो याद है मेरे को भी, ठीक है, आपको भी याद करवा रहा हूँ, तो जिस दिन डिस्कस होगा उस दिन थोड़ा सा पहले एक बार पढ़ लेना, डाउट्स दोबारा से याद आ जाएंगे, ठीक है। तो हम उसे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारा छोटा सा पार्ट रहता है, थोड़ा सा पार्ट रहता है, लेंथी है, थोड़ा सा पार्ट है स्कैटरिंग का, ठीक है। तो स्कैटरिंग एंड डब्ल्यू के भी तो 2 ही हमारे आर्टिकल बोलते हैं, तो 2 ही हमारे पास तो मेरे साथ कभी कभी ये भी होता है, कभी कभी तो 5th टाइम 6th टाइम में जाना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है, फिर बनानी पड़ती है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हो जाएगा सिलेबस। तो हमारे पास 2 ही, मैं फिर भूल गया, हमारे पास 2 ही आर्टिकल्स नहीं बोल सकते, क्या बचा है हमारे पास, स्कैटरिंग बचा है और एक हमारे पास डब्ल्यू के भी मेथड बचा है, तो उसको बोलेंगे क्या, दो ही समझ जाओ। थैंक यू।